हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने पढ़ा था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को आज कंप्लीट करेंगे। और कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट टॉपिक लेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का, वो है सेकेंड टॉपिक है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस हो जाता है, कितनी बढ़ोतरी होती है, वो हम किस फार्मूले से कैसे निकालते हैं, इस बात का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले सपोज दैट दिस इज योर बीकर एंड दिस इज द प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट सपोज दैट वाटर है, तो वाटर इज अ प्योर सॉल्वेंट एंड वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कंसीडर करते हैं TB नॉट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर TB नॉट। क्लियर? अब हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम सॉल्यूट पार्टिकल मिला देते हैं और ये बना देते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, TB। अब इसमें आपको ये निकालना है, बेसिकली अगर हम वाटर को बॉयल करते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और जब उसमें कोई सॉल्यूट पार्टिकल मिला के उसका सॉल्यूशन बना लेते हैं और सॉल्यूशन बनाने के बाद उसको बॉयल करते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो बेसिकली डेफिनेटली जो है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो एलिवेशन इन अ बॉइलिंग पॉइंट में कितनी बढ़ोतरी हुई प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन बनाने में, ये चीज़ हम देखेंगे। तो एलिवेशन इन अ बॉइलिंग पॉइंट कंसीडर करेंगे डेल्टा TB। क्लियर? और डेल्टा TB इक्वल टू ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा सॉल्यूशन का TB माइनस TB नॉट। क्लियर? लेकिन राउल्ट ने क्या बताया, राउल्ट ने कहा कि एलिवेशन इन अ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन आप सॉल्यूशन का बढ़ाइए और एलिवेशन भी बढ़ जाएगा। मतलब अगर हमने सपोज वाटर में 1 लीटर वाटर में 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड डिज़ोल्व किया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ होगा, और 1 लीटर वाटर में हमने 200 ग्राम सोडियम क्लोराइड डिज़ोल्व कर दिया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा बेसिकली। तो अगर कंसंट्रेशन बढ़ाते जाइए तो एलिवेशन इन अ बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस आएगा वो बढ़ता जाएगा, ये राउल्ट ने बताया। तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ द एलिवेशन in boiling point is directly proportional to the m. Small m consider as a molality. Small m consider as a molality of the solution. Clear? Molality of the solution. तो TB माइनस TB नॉट
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m और TB माइनस TB नॉट इक्वल टू KB इंटू m। अब यहाँ पे KB इज अ कांस्टेंट, KB आपका कांस्टेंट है, KB is a constant. It has different value for different solution. KB की वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट है और इस KB की वैल्यू डिफरेंट सोल्यूशन के लिए डिफरेंट होगी। क्लियर? अब इसको थोड़ा सा और हम लोग ओपन करते हैं। डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू m, KB इंटू मोलैरिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। क्लियर? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन मास अपॉन मोलर मास। अगर हम A कंसीडर करते हैं सॉल्यूट और B कंसीडर करते हैं सॉल्वेंट, इस सिचुएशन में WA गिवन मास ऑफ सॉल्यूट MA इज अ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट WB इन kg। क्लियर? तो KB इंटू WA इंटू 1000 अपॉन MA इंटू WB इक्वल टू डेल्टा TB। ये फार्मूले का इस्तेमाल हम एलिवेशन इन अ बॉइलिंग पॉइंट निकालने में करेंगे। WA इज़ अ गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, MA इज़ अ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड WB इज़ अ गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। और KB क्या है, KB इज़ अ कांस्टेंट और कांस्टेंट की वैल्यू हम डिफरेंट सोल्यूशन की डिफरेंट होती है। ठीक है? यहाँ पे ध्यान रखिए, डेल्टा TB जब भी कहा जाए, डेल्टा TB मतलब डिफरेंस इन अ टू लिक्विड, टेम्परेचर डिफरेंस इन अ टू लिक्विड इज डिफाइंड एज ए TB माइनस TB नॉट, क्योंकि हमेशा सोल्यूशन का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर कम होता है। ये चीज़ ध्यान रख के जब आप डेल्टा TB की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो TB माइनस TB नॉट ही रखना है। क्लियर? अब नेक्स्ट है, इसके बाद है हमारा डिप्रेशन इन अ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन अ फ्रीजिंग पॉइंट। अब थोड़ी देर के लिए कंसीडर करिए, ये आपका प्योर लिक्विड है, इसका फ्रीजिंग टेम्परेचर है TF। ठीक है? TF नॉट, प्योर को हमेशा नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो प्योर है तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, TF नॉट। और अगर ये प्योर सॉल्वेंट है, अगर हमने कोई सब्सटेंस इसमें मिला के कोई भी सॉल्यूट इसको सॉल्यूशन बना दिया है और सॉल्यूशन को जब मिलाएंगे तब इसका टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, TF। तो प्योर का हो जाएगा TF नॉट और सॉल्यूशन का हो जाएगा TF। अब ये बताइए कि अगर हम वाटर को फ्रीज करते हैं तो वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड में फ्रीज हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है,
0 डिग्री एट सर्टेन प्रेशर पे। अब अगर हम बात करें कि सोल्यूशन, वाटर तो 0 डिग्री में हो जाता है, लेकिन सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? सोल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल होंगे और सॉल्यूट पार्टिकल उसके फ्रीजिंग टेम्परेचर को बढ़ा देंगे। तो फ्रीजिंग टेम्परेचर को बढ़ाने का मतलब टेम्परेचर और लोअर करना पड़ेगा, तब जाके सोल्यूशन आपका फ्रीज होगा। इसका मतलब क्या है कि सपोज दैट अगर ये 0 डिग्री में अगर फ्रीज हो रहा है तो ये -5 डिग्री सेंटीग्रेड में फ्रीज होगा। ठीक है, तो ये टेम्परेचर आपका ज़्यादा है और ये टेम्परेचर कम है, तो डिफरेंस, अब इसमें कितना डिप्रेशन आया प्योर सॉल्वेंट से सोल्यूशन में, टेम्परेचर का कितना डिप्रेशन आया, उसी को हमको क्या पढ़ना है? डिप्रेशन इन अ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो कितना डिप्रेशन आया वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे? डिप्रेशन इन अ फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू, ज़्यादा कौन है? TF0 माइनस कम कौन है? TF। और इसको भी राउल्ट ने बताया कि डिप्रेशन इन अ फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन या मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट is directly proportional to m. m is what? Molality. Clear? तो delta TF is equal to, is directly proportional to m. Delta TF equal to KF into m, where KF is a freezing constant और KF की भी वैल्यू डिफरेंट सोल्यूशन के लिए अलग अलग होती है, एक पर्टिकुलर कांस्टेंट की वैल्यू नहीं होती। अलग सोल्यूशन है तो उसका KF की वैल्यू अलग होगी, इट हैज़ डिफरेंट वैल्यू। डेल्टा TF को हम क्या लिख सकते हैं? TF0 माइनस TF इक्वल टू KF इंटू m, और m को हमने लास्ट इक्वेशन में कैसे डिस्क्राइब किया था? m इज़ अ मोलैरिटी। तो मोलैरिटी को हम लोग डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? डेल्टा TF इक्वल टू KF, मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट को हम अगर A कंसीडर करते हैं और सॉल्वेंट को B, तो सॉल्यूट का गिवन मास WA हो जाएगा और मोलर मास क्या हो जाएगा? MA अपॉन WB इंटू 10⁻⁻3, ये हो गया मोलैरिटी। KF इंटू WA इंटू 1000 अपॉन MA इंटू WDB इक्वल टू डेल्टा TF। तो न्यूमेरिकल में डिप्रेशन इन अ फ्रीजिंग पॉइंट निकालने के लिए ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मतलब ये फॉर्मूला 1 2 3 4 5 चीज़ों पर डिपेंड करता है। 5 चीज़ों में से अगर कोई एक चीज़ आपको पता है, कोई एक चीज़ आपको निकालनी है और बाकी 4 चीज़ें दी हैं, तो आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिए, कोई भी फार्मूला किन किन पैरामीटर से बना होता है उसको देखना होता है। तो अगर हम यहाँ पे रिलेशन निकालें तो डिप्रेशन इन अ फ्रीजिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द गिवन मास ऑफ द सॉल्वेंट एंड डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, इन सब चीज़ों को आपको देखना होता है। कभी कभी 2-3 सॉल्यूशंस के मोलर मास देते हैं सॉल्यूट या सॉल्वेंट के, और पूछ लेते हैं कि इसमें डिप्रेशन इन अ फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा। तो यहाँ से आपको कोरिलेट लगाना है कि अगर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है 2-3 का, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जितना ज़्यादा मोलर मास होगा तो डिप्रेशन उसका उतना ही कम आएगा। क्लियर? अब इसी में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में लास्ट टॉपिक है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर।
लास्ट टॉपिक है आपका ऑस्मेटिक प्रेशर। ठीक है, अब यहाँ पे ऑस्मेटिक प्रेशर को समझने के लिए प्रेशर होता क्या है, थोड़ी देर के लिए एक एक्सपेरिमेंट में ध्यान देते हैं। हमने इस कंटेनर में वाटर फिल कर लिया है, ठीक, और इसमें एक फनल डालते हैं, जिसमें फनल के आगे सिरे पे ये क्या है, SPM है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की खासियत क्या होती है कि ये वाटर लाइक मॉलिक्यूल को ही अलाउ करती है अपने से पार जाने को, और बाकी किसी भी सॉल्यूशन के पार्टिकल को अलाउ नहीं करती है, या किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल को अलाउ नहीं करती अपने से एक ओर से दूसरी ओर जाने को। तो वाटर लाइक मॉलिक्यूल्स को ये अलाउ करेगी। अब हमने क्या किया कि हमने इसमें सॉल्यूशन भर रखा है, इसमें सॉल्यूशन भर रखा है, ये आपका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब इसका कंसंट्रेशन कम है और इस जो ये लिक्विड है इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है, तो क्या होगा, कुछ देर बाद धीरे धीरे वाटर का फ्लो कम कंसंट्रेशन से ज़्यादा कंसंट्रेशन में होने लगेगा। मतलब लेस कंसंट्रेटेड लिक्विड का फ्लो वाया SPM हाई कंसंट्रेटेड लिक्विड की ओर होने लगेगा और इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। और अगर इस फ्लो को हम स्टॉप करने के लिए एक पिस्टन लगा के यहाँ पे एक प्रेशर अप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे एक प्रेशर अप्लाई कर देते हैं, उतना ही प्रेशर जिससे सिर्फ ये फ्लो बंद हो जाए, सिर्फ ये फ्लो लेस कंसंट्रेटेड लिक्विड से हाई कंसंट्रेटेड लिक्विड की ओर होना बंद हो जाए, तो इसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मेटिक प्रेशर। ध्यान दीजिए कि लेस कंसंट्रेटेड लिक्विड हाई कंसंट्रेटेड लिक्विड की ओर जो फ्लो हो रहा है वाया SPM थ्रू SPM, तो इस फ्लो को स्टॉप करने के लिए हमने एक प्रेशर अप्लाई कर दिया है, और ये प्रेशर जो होता है और उतना ही प्रेशर जिससे ये सिर्फ फ्लो बंद हो जाए, तो उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मेटिक प्रेशर। ठीक है, तो ये इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो अब हम लोग पहले ऑस्मोसिस को पढ़ेंगे और उसके बाद ऑस्मेटिक प्रेशर को। तो सबसे पहले ऑस्मोसिस। The flow of less concentrated liquid to high concentrated liquid through SPM for semi permeable membrane is called osmosis। ये हो गया ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोटिक प्रेशर, टू स्टॉप दिस फ्लो of liquid, we require some pressure. That pressure
is called osmotic pressure. ठीक है, इस फ्लो को रोकने के लिए अब हम जब कोई प्रेशर लगाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब एक चीज़ आता है रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस में जैसे ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है कि लेस कंसनट्रेटेड लिक्विड से हाई कंसनट्रेटेड लिक्विड की ओर फ्लो हो रहा है। अगर इसी प्रोसेस को हम रिवर्स कर दें, हाई कंसनट्रेटेड लिक्विड से लेस कंसनट्रेटेड लिक्विड की ओर हम फ्लो करवा दें, लेकिन ये अपने से नहीं होगा, इसको करवाने के लिए हमें प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा और वो प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके जो हाई कंसनट्रेटेड लिक्विड में वाटर लाइक मॉलिक्यूल्स हैं वो एसपीएम के थ्रू इधर लेस कंसनट्रेटेड लिक्विड में आने लगेंगे। इसे बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज़ क्या है, समुद्र के पानी को, जो समुद्र के पानी में जो सॉल्ट वगैरह है उसको एसपीएम लगा के, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा के एक चैम्बर में भर लिया जाता है और चैम्बर में हाई प्रेशर अप्लाई किया जाता है। कितना प्रेशर अप्लाई किया जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा, जिससे समुद्र के पानी का जो वाटर होता है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू अलग हो जाता है और सॉल्ट अलग हो जाते हैं और उस पानी को हम लोग इस्तेमाल के लिए यूज़ करते हैं। तो रिवर्स ऑस्मोसिस के यूज़ क्या हैं, फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, फिल्ट्रेशन ऑफ सी वाटर बाय रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, तो ये हमारा आपका हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको फॉर्मुलेट कैसे करते हैं, ये देखेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर is represented by pi. Pi is equal to CRT. Pi is osmotic pressure is directly proportional to the concentration of the solution. ठीक, यहाँ से क्या निकल रहा है, concentration of the solution. पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। सोल्यूशन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ेगा, सोल्यूशन का कंसंट्रेशन कम है तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम लगाना पड़ेगा। क्लियर, इसकी यूनिट क्या होती है, बार। और सी कंसंट्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन मतलब मोलरिटी यहाँ पे लिया गया है और मोलरिटी को हम क्या ले सकते हैं, N/V। तो पाई इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, N/V RT। R is a gas constant, .082 इसकी वैल्यू होती है। T is a temperature इन केल्विन। तो यहाँ से आपका कोलगेटिव प्रॉपर्टी में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, कोलगेटिव प्रॉपर्टी में हम लोगों ने पढ़ा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन अ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन अ फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 कोलगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती हैं और नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड होने के साथ साथ हम सॉल्यूट का मोलर मास भी निकाल सकते हैं इन 4 प्रॉपर्टी से। तो इनमें ध्यान रखिए, ये सारे फार्मूले आपको मेमोराइज होने चाहिए, इन्हें फार्मूले पर ही आपका क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट टॉपिक लेके बहुत जल्द आएंगे। हैव अ गुड डे।